हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे मिल रहे थे कि मैम थ्योरी एक अलग से वीडियो बना दो जिसमें आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की थ्योरी पूरी एक साथ कवर कर लो, क्योंकि थ्योरी में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये सही बात है, स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी में बहुत दिक्कत है। तो मैंने इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन बी के लिए जो थ्योरी आती है वो कवर करिए विथ आंसर्स। तो आपको आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स। और बच्चों यही नहीं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ मिला है, आपको भी पता है। तो अगर अभी तक आपने दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखो और पढ़ाई करो, ठीक है। अब वो टाइम ही नहीं रहा जब आप टाइम वेस्ट करोगे। अब इट्स वेरी प्रीशियस टाइम, तो आपको पढ़ना है। एटलीस्ट एक दिन में आपकी 12 से 13 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। और आपको नहीं समझ में आ रहा 12-13 घंटे कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, डे वाइज स्ट्रैटेजी, वो आप जाके देख सकते हो। अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का आई विल ट्राई कि मैं आपको थ्योरी पोर्शन प्रोवाइड कर सकूं। और एक और चीज बताऊंगी, इसी यूट्यूब चैनल पे आप जब शॉर्ट्स देखोगे उसके, तो मैंने ये जो क्वेश्चंस है उसके अलावा सेक्शन कभी कभी जो सी और डी में भी जो थ्योरी पूछी जाती है वो सेक्शन बी डाले हैं, लेकिन उसके सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो आप शॉर्ट्स में जाके वहां से क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके वो देख लेना, तो आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। और उस बच्चे को थैंक यू बोल देना जो मांग रहा था, जिनको जो ये वीडियो देख रहा है वो उस स्टूडेंट को थैंक यू बोल देना जिसने दूसरे वीडियोस में लिखा है कि मैम स्टैटिस्टिक्स का विद थ्योरी के वीडियो बना दो, तो ये उसी के लिए है, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो चलो यहाँ पे मैं आप दिख रहा है आपको पार्ट 1 अभी अपन कर रहे हैं। 2 वीडियो में मैं ये बनाऊंगी क्योंकि अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाता है। तो पार्ट 1 का चैप्टर 1, 2, 3, 4 एक साथ करेंगे और पार्ट 2 के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ करेंगे। तो अभी हम करते हैं पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 का पहला चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। आपको पता है ना ये? तो हाँ, वेरी गुड। चलो, तो पहला क्वेश्चन है विच इज एन एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो बोलो आंसर क्या है, बोलो जियोमेट्रिक मीन। तो देखो, डायरेक्ट आंसर मत लिखना कि आपने लिख दिया जियोमेट्रिक मीन, नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे आप लिखना, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, 2 पॉपुलर मेथड फॉर असाइनिंग एक्सप्लिसिट वेट। तो 2 मेथड बताओ। वेरी गुड, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और मेथड ऑफ फैमिली बजट। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन गाला में भी कवर हुए हैं। तो अगर आपको गाला का सेक्शन बी चाहिए तो उसका वीडियो मैंने पहले से रखा है। पेपर 1 और 2, 6 का एक साथ सेक्शन बी रेडी है और ये पिछले 10 सालों के पेपर के बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस अलग भी होंगे क्योंकि ये पिछले 10 सालों के पेपर के बेसिस पे बनाया गया। तो बताओ फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेन डिफरेंस पूछा। तो क्या डिफरेंस है कि फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर को फिक्स माना जाता है, जबकि चेन बेस मेथड में प्रीवियस ईयर को क्या माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। तो देखते हैं कैसे लिखा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड इज दैट फिक्स बेस मेथड इन फिक्स बेस मेथड द बेस ईयर रिमेन कांस्टेंट। वहां पे बेस ईयर क्या रहता है? कांस्टेंट। कोई सा भी साल हो फिर बेस ईयर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंपैरिजन। While in chain based method at a given time the preceding year is taken as a base year। तो वहां पे preceding year को आप क्या कंसीडर करते हो? बेस ईयर कंसीडर करते हो। तो बच्चों जैसे मैंने लिखा है वैसे कि वैसे आप लोग लिखना, ठीक है। चलो थर्ड, रब इसलिए कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फिर आराम से ले सको। Which index number is used in India to find the rate of DA DNS allowance? तो बताओ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो आपको पूरा आंसर लिखना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डीए। व्हाट इज अ बेस ईयर? चलो बताओ व्हाट इज अ बेस ईयर? कंपैरिजन करने में जो काम आता है। वेरी गुड। तो लिखना कैसे? When the value of a variable for the current period is compared with the value of variable with the fixed period, then this fixed period is called as a base year। यानी करंट पीरियड को आप किसी फिक्स पीरियड के साथ
कोई सा भी फिक्स पीरियड माना होगा, कुछ नहीं बोला है तो हम जो सबसे ओल्डेस्ट होता है उसको फिक्स मान लेते हैं। तो जो भी आपने फिक्स माना है क्वेश्चन में गिवन है या फिर जो ओल्डेस्ट वाला है उसके साथ जो कंपैरिजन करते हो उसको ही क्या बोला जाता है, बेस ईयर बोला जाता है। नेक्स्ट, डिफाइन इंडेक्स नंबर, और सबके डेफिनेशन तो याद ही कर लेना हर चैप्टर के, ठीक है। चलो, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर द करंट ईयर कंपेयर्ड टू इट्स वैल्यू इन अ fixed period is called index number. Compared to its value of the fixed period is called as index number. Next, the price of index number of the petrol is ₹100. तो बोलो रुपीज आना चाहिए क्या? नहीं, इंडेक्स नंबर है ये, इंडेक्स नंबर में कोई यूनिट टर्म नहीं होती है। तो इज दिस ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स। और रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट राइट भी करना है। तो आप लिखेंगे द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पेट्रोल इज 100, रुपीज हटा देना, सिंबल हटा देना, और अगर रुपीज लिखा हुआ नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्लीसिट वेट? तो ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। इम्प्लीसिट वेट क्या होते हैं? The weight which is determined as the number of variety of different item selected in the construction of index number is called as implicit weight. उसको implicit weight बोला जाता है। चलो, चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 2 पे आ जाओ। चैप्टर 2 का नाम क्या है? लीनियर कोरिलेशन। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के लिंक में मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगी आपको, तो आपको वो भी मिल जाएगा। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फिर मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि हम बहुत कुछ डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपको बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। तो हम बहुत कुछ स्टडी मटेरियल रोज का डाल रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। What is the main limitation of scatter diagram method to find the correlation coefficient? तो उसकी मेन लिमिटेशन क्या आती है कि does not give the exact degree, यानी accuracy नहीं देता है, तो it does not give the exact degree of correlation between two variables, ठीक है। Next, if all the points plotted in a scatter diagram line on a single line, यानी सिंगल लाइन पर सारे पॉइंट्स या तो ऐसे हैं या फिर सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, तो उसमें what will be the value of r? तो r क्या होगा? यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो ये 1 है, -1 और +1, तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। If all the points plotted in the scatter diagram lie on a single line only, then the value of r will be either 1 यानी +1 and or -1, and नहीं और -1, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। आपने देखा मैंने सिर्फ -1 और +1 करके नहीं छोड़ा, मैंने लिखा है दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। इस वीडियो में खाली सुन लो, स्क्रीनशॉट्स मैं आपको पीडीएफ रख दूंगी, आप वहां पे देख लेना आराम से, इस वीडियो में सुन लो अच्छे से पहले। इन विच सिचुएशन द वैल्यू ऑफ अ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल? बताओ कब इक्वल होते हैं? वेरी गुड, जब दोनों वेरिएबल्स के अरेंजमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स आर इन सेम अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन बाय कार्ल पियर्सन एंड स्पेयरमैन आर इक्वल, यानी जो x और y दे रखा है वो आपका प्रॉपर अरेंजमेंट में है, यानी उसका प्रॉपर सिक्वेंस है। तो आप कार्ल पियर्सन निकाल लो या स्पेयरमैन से मिला लो, क्यों? तो दोनों का यार क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि स्पेयरमैन में आप रैंक देते हो, ठीक है। तो रैंक आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रैंक में ही होगा, क्योंकि आपके वो सेम अरेंजमेंट में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the correlation coefficient between x and y is 0.4. What will be the value of correlation coefficient, यानी r की वैल्यू क्या होगी? If 5 is added, एक मिनट बच्चों, if 5 is added in each observation of x and 10 is multiplied to each observation of y. अब ऐड करा हो, सब्ट्रैक्ट करा हो, मल्टीप्लाई करा हो, तो ध्यान रखना क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उस पर चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल की कोई इफेक्ट नहीं होती है। तो द वैल्यू ऑफ r विल बी सेम, दैट इज 0.4. व्हाई? बिकॉज r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ओके। नेक्स्ट, डिफाइन कोरिलेशन। बताओ कोरिलेशन क्या होता है? अ न्यूमेरिकल मेजर्स शोइंग द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड
कोरिलेशन कोफिशिएंट। सेक्शन बी है तो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, एक एक दो दो लाइन लिखनी है बस। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डज द साइन आर ऑफ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड, यानी आर की साइन किस पे डिपेंड करती है। तो इफ द साइन ऑफ एनी ऑफ द टू वेरिएबल एक्स और वाई इज चेंज देन द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑल्सो चेंज। यानी आप अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया हो तो आपने देखा होगा एक्स के आगे ऐसे वाई और वाई ऐसे रखा हुआ है, तो उसने लिखा हुआ है एक्स और वाई का कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0.4 है। तो आर अगर ऐसे हो तो फिर क्या होगा, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इफ द साइन ऑफ बोथ द वेरिएबल आर चेंज देन द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, देन द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी सेम। अगर दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, दोनों माइनस माइनस में, दोनों प्लस प्लस में हो रहे हैं, तो फिर आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। What will be the sign of R if the value of the covariance is negative? So if the value of a covariance is negative, the sign of the R will also be negative. तो R की साइन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, चलो थर्ड चैप्टर देखते हैं। देखो 10 मिनट के अंदर 2 चैप्टर आप नहीं कर पाओगे, 10 मार्क्स। ठीक है, और 20 मिनट में आपके 10 मार्क्स कंप्लीट, तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए वीडियो पूरी देखना। नेक्स्ट, give the name of the method to obtain the best fitted regression line। तो कौन सा मेथड है बेस्ट फिटेड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड इज द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन। नेक्स्ट, स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी एच प्लस यू, खाली ये लिख के मत आ जाना, आपको वहां पे ये भी समझाना है वेयर या हेयर। y is equal to डिपेंडेंट वेरिएबल, x is इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a और डेल्टा कांस्टेंट होते हैं और u is a डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो पहले आपको रिग्रेशन लाइन लिखनी है, फॉर्म लिखना है और फिर ये भी समझाना जरूरी है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेट रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज ग्रेटर देन 0। अगर b ज्यादा हो तो क्या होगा, तो व्हेन b इज ग्रेटर देन 0 it represent the estimated increase in the b unit in the value of y। यानी b जो आ रहा है वो y बढ़ेगा, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल था किसके ऊपर, x के ऊपर, as per unit increase in the value of x। ये as पर लिख देना, as पर कैसे बढ़ेगा, जैसे x में इंक्रीज हो रहा है तो b का रेशियो ध्यान में रखकर उतना इंक्रीज y का भी होगा। जैसे b आपका आ रहा है 0.5, तो x अगर मेरा 10 यूनिट बड़ा इंक्रीज हुआ है तो y मेरा 5 यूनिट इंक्रीज होगा, क्योंकि b क्या है मेरा 0.5। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द कांस्टेंट a एंड b इन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एच। तो a क्या होता है, इंटरसेप्ट, और b क्या होता है, स्लोप, यानी स्लोप बोल दो या रिग्रेशन कोफिशिएंट बोल दो। ठीक है, चलो तो आप पूरा लिखना, द कांस्टेंट a एंड b इन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आर। a है इंटरसेप्ट और b है स्लोप यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट। द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ट्रांसपोर्टेशन। तो द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट, which statistician used the term regression line for the first time। तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने यूज किया था ये टर्म। तो सर फ्रांसिस गैल्टन यूज द टर्म रिग्रेशन लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। और लास्ट चैप्टर, व्हाट इज टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, which of the component of the time series produce short term variation। तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन किसमें होता है, सीजनल में शॉर्ट टर्म, हर 4 को जैसे सीजन बदलेगा शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तो सीजनल एंड साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएशन। फुल स्टॉप लगाना है। What do you mean by analysis of the time series? Analysis of the time series क्या होता है, the method to obtain the estimate of different component of the time series is called analysis of the time series। क्या, the method to obtain the estimate of different component, यानी different component के estimate निकालने के लिए जो method यूज किया जाता है
उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज। Which method finding trend is best to eliminate the effect of repetitive short term variation? Repetitive short term variation हो रहा है तो उसको मेरे को eliminate करना है, repetition नहीं होना चाहिए। तो किसमें आप eliminate कर सकते हो? तो moving average method is the best trend to eliminate the repetitive short term variations. Which component of the time series is impossible to predict? यानी आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कौन सा? इरेगुलर, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो ये इरेगुलर, और आप उसको बोल सकते हो रैंडम कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। जैसे एग्जांपल अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब हम उसको प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द नोटेशन? What is the notation to show the cyclical component of the time series? Cyclical component कौन सा notation के कौन से notation से शो करते हैं? तो C यानी cyclical और T यानी time series ऐसे शो करते हैं। तो ये रहा, ठीक है। तो the कैपिटल लिखना। The notation to show the cyclical component of the time series is CT। ओके, तो ये आपका 13 से 14 मिनट में मैंने आपका सेक्शन बी पार्ट 1 का रेडी करा दिया है। सेक्शन बी और कभी कभी ए में भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है सेक्शन बी का, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये गाला के क्वेश्चन नहीं है बच्चों, दोबारा बोल रही हूँ, ये प्रीवियस पास्ट ईयर के बेसिस पे हमने एक सीरीज बनाई है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन रखे गए। तो ये वीडियो देखना मत भूल, पूरा देखना मत छोड़ना। और अगर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी गधे थोड़ा सा पढ़ ले और आप भी अपनी दोस्ती की जिम्मेदारी निभा सको। और अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।